आज हम बात करने वाले हैं आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल क्यों होते हैं। आप मुझे आज सच बताओ, आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, मान लो कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, मार्केट को आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट सपोर्ट लेगा यहाँ पर, राइट। आप बाय करते हो तो मार्केट खट से नीचे गिर जाता है, और आप रेजिस्टेंस पे अगर सोचते हो कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब चलो बाय कर लेते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से रिवर्स कर जाता है। या फिर अपोजिट भी, आप सोच रहे हो मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, तो मार्केट ऊपर देखो क्लोज दिया, उसके बाद नीचे क्लोज दिया, आपको लगा कि मार्केट यहां से रिवर्स करने वाला है, पर मार्केट तो ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस से नीचे चला जाता है। सेम सिचुएशन सपोर्ट के केस में होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इंक्लूडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्चुअल में कैसे ड्रॉ करना है। इस तरह से हम सीखेंगे कि आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करोगे, मार्केट वहीं तक जाएगा, वहीं से रिवर्स करेगा, और जहां भी आप सपोर्ट ड्रॉ कर लोगे मार्केट वहां तक जाएगा, वहीं से ही रिवर्स करेगा। आज हम कंप्लीट सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखेंगे। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपने ये गलती कभी ना कभी की जरूर होगी। आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से सिखाऊंगा कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने क्या वाले हैं, हम सीखने वाले हैं ये सारे पॉइंट्स। आप ध्यान से सुनना, इस वीडियो के अलावा आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, जो कि 99% लोगों को पता है ऑलरेडी, राइट। साइकोलॉजी इसके पीछे क्या होती है, कोई सपोर्ट बना, कोई रेजिस्टेंस बना, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं कह रहा हूं 99% लोगों को पता ही नहीं है। क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं हम जानेंगे कि फ्रेश लेवल्स क्या होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं या खराब काम करते हैं, फ्रेश लेवल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, टेस्टेड लेवल्स कौन से होते हैं, इसमें भी फिक्स्ड और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, वीक लेवल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्या होते हैं जिन पर एक्चुअल में मार्केट रिएक्ट करता है, और हम जानेंगे ट्रेंड का क्या रोल है, वॉल्यूम का क्या रोल है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, टाइम फ्रेम का क्या रोल होता है, मोमेंटम का क्या इफेक्ट होता है, और कब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और कब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ये भी हम जानेंगे। हर कोई लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बन पाता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हम जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम जानेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके लिए मेरी एक थ्योरी है जिसे मैं स्मार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलता हूं, इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। लिक्विडिटी ट्रैप्स कैसे बनते हैं, ये कैसे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी ट्रैप्स क्यों बनते हैं, और हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, आपको इससे बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी जिससे न केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बल्कि आप मार्केट में जो ट्रेड लेते हो उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। तो देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली सिंपल सी चीज है, जहां पर हमारा मार्केट रिएक्ट करता है उसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। मार्केट कहीं भी रिएक्ट कर सकता है। अब ये है कि मार्केट रिएक्ट अगर ऊपर साइड में कर रहा है और वापस से नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे भाई ये रेजिस्टेंस है। यहां पर मार्केट के कुछ सेलर्स ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, इसलिए मार्केट नीचे चला गया। सपोर्ट पे क्या होता है, मार्केट यहां पर बाइंग शो करता है, यहां पर नए नए बायर्स आते हैं, पुराने बायर्स और बाय करते हैं, तो यहां से मार्केट प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऊपर जाएगा। ये बेसिक फंडा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी समझो बनते कैसे। मान लो आपने एक ये सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर देखो मार्केट प्राइस ऊपर क्यों गया है, यहां पर कोई एक ऐसा एग्रेसिव बायर आया था जिसके पास क्वांटिटी बहुत बड़ी थी। तो क्वांटिटी बड़ी होने की वजह से मान लो इसने 1000 क्वांटिटी यहां पर लगा दी, तो 1000 क्वांटिटी, और यहां पर इसे जो सेलर मिले वो 100 मिले या 200 मिले, उसने 200 और 100 की क्वांटिटी फुलफिल कर दी। तो 1000 में से 200 और 100 माइनस हो गए, तो इसके पास कितने बचे, 700 क्वांटिटी और बचे। क्योंकि ये एग्रेसिव है, इसने कोई लिमिट प्राइस नहीं लगा रखा है कि मुझे तो इतने पर ही बाय करना है, तो ये जितने भी सेलर हैं ऊपर सबको बोलेगा भाई तुम सेल कर दो, तुम सेल कर दो, तुम सेल कर दो, तो ये प्राइस ऊपर लेता चला जाएगा जब तक कि इसकी 1000 क्वांटिटी फुलफिल नहीं होंगी। इसका मतलब है प्राइस डिस्कवर करेगा नए लेवल। अब कब तक लेवल डिस्कवर करेगा, जब तक कि इसके 1000 क्वांटिटी फुलफिल नहीं हो जाती हैं। अब जैसे ही ये 1000 क्वांटिटी फुलफिल हो गई, प्राइस वहां पर रुक जाएगा। अब अगर वहां पर कोई ऐसा मार्केट मेकर है, मतलब के लिमिट बायर है, तो प्राइस वहां तक ही जाएगा। जितने भी बायर्स और आते जाएंगे प्राइस वहीं तक ही जाएगा। मान लो इसने 10,000 क्वांटिटी लगा रखी थी, तो 10,000 क्वांटिटी जब तक इसकी खत्म नहीं हो जाती तब तक
प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, राइट। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई यहां पर एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कौन बनाता है? मार्केट मेकर। मार्केट मेकर कौन होते हैं? जो लिमिट बायर या सेलर होते हैं, तो वो लिमिट लगा के छोड़ देते हैं। अब क्यों? क्योंकि मार्केट तो डायनामिक है, मार्केट में नए नए बायर्स और नए नए सेलर्स आते जाते हैं, तो प्राइस एक लाइन पर रिएक्ट नहीं करता है, प्राइस एक जोन पर रिएक्ट करता है। इस जोन को ही हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट बोलते हैं। अब ये जोन अगर ऊपर बन रहा है और प्राइस वहां से नीचे चलने लगता है तो हम कहते हैं ये रेजिस्टेंस है। और प्राइस का जोन अगर नीचे बन रहा है और वहां से रिएक्ट करके प्राइस ऊपर चलने लग रहा है तो हम इसे सपोर्ट बोलते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि मार्केट जहां पर रिएक्ट किया था पहले वापस से आएगा तो वहां पर रिएक्ट करेगा, पर ये आपके फेल हो जाते हैं। यही चीज हम जानने के लिए इस वीडियो में बैठे हैं। आगे चलते हैं, हमने साइकोलॉजी समझ ली, एक एक करके चीजें जानेंगे, ठीक है। तो हमने साइकोलॉजी समझ ली कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं। मार्केट मेकर्स होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट। अब अगला टॉपिक आता है कि भाई फ्रेश लेवल्स कौन से होते हैं। फ्रेश लेवल की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये काम करेंगे। मार्केट नए डिस्कवर करता है हाईज और नए डिस्कवर करता है लोज, तो मार्केट वापस से ऊपर जाके फिर से रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि भाई इस लो पर जो सपोर्ट आपने ड्रॉ किया है, ये जो सपोर्ट है एटलीस्ट एक या दो बार काम करेगा, तो इसे हम फ्रेश लेवल्स बोलते हैं। तो फ्रेश लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फ्रेश लेवल इंपॉर्टेंट हो और वो काम ही करे, तो वो कंडीशंस भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने फ्रेश लेवल्स जान लिए कि भाई फ्रेश लेवल्स क्या होते हैं। मार्केट नए प्राइस डिस्कवर करता है, नए हाईज और नए लोज डिस्कवर करता है, वो हमारे फ्रेश लेवल्स होते हैं जो कभी भी टैप नहीं हुए। ये मान लो ये एक हाई था, यहां पर मार्केट आएगा तो रिएक्ट करके नीचे आएगा, या फिर ये एक लो था, मार्केट यहां पर आएगा नीचे तो यहां से रिएक्ट करेगा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। ये फ्रेश लेवल्स होते हैं। अब टेस्टेड लेवल क्या होते हैं? मार्केट एक बार हाई मारा, वापस से इसने कुछ बनाया और वापस से हाई होया और यहां से फिर से गिर गया, तो हमारे पास क्या है? प्रूफ है कि ये रेजिस्टेंस जो था ये टेस्टेड लेवल है, क्योंकि यहां पर मार्केट दोबारा से आया था तो यहां से रिएक्ट करा था इसने। तो ये हमारे टेस्टेड लेवल्स होते हैं। टेस्टेड लेवल भी स्ट्रांग होते हैं और वीक होते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितनी बार टेस्ट हुए हैं। अब आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि भाई जितनी बार रेजिस्टेंस टेस्ट होता है उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जितनी बार एक रेजिस्टेंस टैप होता है वो उतना ही ज्यादा वीक होता जाता है। उसकी एनालॉजी भी मैं आपको बताता हूं कि मान लो भाई आपके पास बैटरी है, बैटरी फुल चार्ज है, अब आपने कुछ आइटम उससे चलाया, मान लो आपके पास एक रिमोट वाली कार है, आपने कुछ देर चला ली तो बैटरी कम तो होगी ना, फिर वापस से आप चलाने जाओगे तो फिर से कम होगी, फिर वापस से चलाने जाओगे फिर कम होगी। या फिर आप ये मान लो कि आपके पास फोन की बैटरी है, वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप एक बार चार्ज करते हो, फिर से उसका कुछ डिके हो जाता है, फिर से चार्ज करते हो, फिर कुछ डिके हो जाता है, फिर से चार्ज करते हो, फिर कुछ डिके हो जाता है, तो ऐसे आगा करके वो बैटरी खत्म हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बैटरी नई रिप्लेस करानी पड़ती है। सिमिलरली ऐसा ही है कि मान लो एक रेजिस्टेंस है, यहां पर मार्केट आया, टेस्ट किया, वापस से टेस्ट किया, फिर वापस से टेस्ट किया। अब यहां क्या हो रहा है? यहां पर कुछ सेलर्स थे, मान लो 10,000 क्वांटिटी थी यहां पे पहली बार टेस्ट किया तो इसने 10,000 क्वांटिटी से नीचे सेल कर दिया, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा, फिर वापस से आएगा। मान लो 10,000 पूरी फुलफिल नहीं हुई थी, ये मार्केट मेकर है, इसकी और क्वांटिटी लगी हुई है, तो 10 में से 5,000 क्वांटिटी यहां फुलफिल हो गई, पर इसके पास 5,000 क्वांटिटी और रह गई, तो क्या हुआ? यहां पे दूसरी बार में 3,000 क्वांटिटी और फुलफिल हो गई, तो मार्केट फिर से नीचे गया क्योंकि मार्केट ने फिर से एक सेलिंग देखी। फिर दोबारा आया मार्केट, यहां पे मान लो 1,000 क्वांटिटी फिर से फुलफिल हो गई, तो मार्केट फिर से नीचे गया, पर इस बार इतनी तेजी से नीचे नहीं गया। पर अगर इस बार कोई ऐसा बायर आ गया जो बची हुई क्वांटिटी, मान लो कि ये 8 और 9,000 हो गए, ये 1,000 क्वांटिटी ही बची, तो 1,000 क्वांटिटी के चक्कर में मार्केट में एक ऐसा बायर आया जिसने 5,000 क्वांटिटी लगा दी, तो इस बार ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसकी पूरी 1,000 क्वांटिटी फुलफिल हो गई और ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो टेस्टेड लेवल जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि स्ट्रांग हो, डिपेंड करता है वो कितनी बार टेस्ट हुआ है। जितनी ज्यादा बार टेस्ट होगा वो उतना ही वीक होता चला जाएगा, राइट। तो इसी से हमारे निकल के आते हैं वीक और स्ट्रांग लेवल। अब वीक लेवल क्या होते हैं? देखो, वीक लेवल, अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंस 3 बार टैप हो चुका है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। ये अभी मैं फिक्स्ड
रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर रहा हूं। फिक्स्ड और डायनेमिक में बताऊंगा अभी क्या होता है। पहले आप सोचो, फिक्स्ड के केस में अगर 3 बार से ज्यादा टैप हो चुका है, 3 बार या 3 बार से ज्यादा टैप हो चुका है, उसको रेजिस्टेंस मानना बंद कर दो। और ये भी देखो कि मार्केट पिछली बार जब रिएक्ट किया था तो कितना नीचे गया था, इस बार रिएक्ट किया है तो कितना नीचे गया है, अगली बार रिएक्ट किया है तो कितना नीचे गया है। अगर ये जो लो है ऊपर जाते जाए दिखाई दे तो आप समझ लो कि ये रेजिस्टेंस टूटने वाला है, राइट। इसी तरह से सेम सपोर्ट के केस में, सपोर्ट आया ऊपर गया, फिर सपोर्ट आया थोड़ा और नीचे गया, फिर सपोर्ट आया फिर थोड़ा और, फिर ये तोड़ने वाला है। 3 से ज्यादा बार के बाद हम नहीं देखते हैं, ये हमारा वीक लेवल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रेश लेवल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो 1 बार टेस्ट हुआ है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो 3 बार टेस्ट हो गए वो वीक होने चालू हो जाते हैं। तो आपको पहली बार या दूसरी बार तक का ही वेट करना होता है स्ट्रॉन्ग लेवल देखने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग लेवल आपको समझ में आ गए। अब इसी चीज में एक चीज बिल्कुल चेंज हो जाती है जब हम इसमें फिक्स्ड की जगह डायनामिक डाल देते हैं। अब डायनामिक में क्या होता है, मार्केट मान लो ऐसे जा रहा है ना, ये डायनामिक रेजिस्टेंस हो गया, ये डायनामिक सपोर्ट हो गया। डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ट्रेंड लाइन होती है, और क्या होते हैं, और हमारे मूविंग एवरेजेस होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, हमारे रेजिस्टेंस, जैसे हम पिवट पॉइंट करते हैं, ये हमारे डायनेमिक रेजिस्टेंस हैं, है ना। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस में कहानी एकदम उल्टी हो जाती है। अब ये जो कहानी जिसने बोली है कि मार्केट जितनी बार टेस्ट करता है उतना स्ट्रांग हो जाता है, ये आता है उस केस में जब हम डायनेमिक की बात करते हैं। मतलब कि अगर आपने एक ट्रेंड लाइन डाली है तो मार्केट जितनी बार इसे टच करता है उतना स्ट्रांग हो जाता है। प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट इस चैनल में ही चलेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करते हुए नीचे आता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगली बार भी ट्रेंड लाइन को नीचे टच करके आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बढ़ता जा रहा है ना, ये एक जगह फिक्स नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें मार्केट एक फिक्स चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हमेशा समझो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होते हैं मल्टीपल बार टेस्ट होने से वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जबकि जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं वो मल्टी बार टेस्ट होने से वीक हो जाते हैं। यही एक अंतर फिक्स्ड और डायनामिक रेजिस्टेंस को वीक और स्ट्रांग बनाता है। तो ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिए। फ्रेश लेवल कौन से होते हैं, टेस्टेड लेवल कौन से होते हैं, वीक और सपोर्ट जो स्ट्रांग बनते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो कैसे बनते हैं। तो डायनामिक के केस में हमारे जितनी बार टेस्ट होगा उतना स्ट्रांग बन जाएगा, और फिक्स्ड के केस में जितनी बार टेस्ट होगा उतनी बार वीक बन चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अब बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये मेरे सारे इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक हो गया, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता होगा, बट हाँ मुझे पता है यहां पर आपको कंफ्यूजन था, क्योंकि मैंने आपको दूर कर दिया कि कब ये मल्टीपल बार टेस्ट होने से वीक बन जाता है, कब स्ट्रांग बन जाता है, राइट। अब हम देखते हैं रोल ऑफ ट्रेंड। रोल ऑफ ट्रेंड को हम देखते हैं कि ये क्या है, सबसे ज्यादा इग्नोर टॉपिक है। जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं हम ट्रेंड को भूल जाते हैं। अब ट्रेंड को भूल जाते हैं, इसका क्या मतलब है, मैं चलो आपको चार्ट पे दिखाता हूं। तो अगर हम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, हमें कंटेक्स्ट लेना पड़ेगा। कंटेक्स्ट किस चीज का लेना पड़ेगा? मार्केट के ट्रेंड का। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको हमेशा सपोर्ट पर देखना है, मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको रेजिस्टेंस देखनी है, रेजिस्टेंस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। सिमिलरली आप देख लो, यहां पर देख लो, ये मैंने एक हाई था और यहां पर मार्केट ने वापस से हाई मारा, ये मेरा एक जोन हो गया रेजिस्टेंस का, राइट। आप देखो, क्योंकि मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड में आ गया है तो मार्केट ने क्या किया, यहां पर रिएक्ट किया और नीचे आया। फिर से यहां पर मार्केट थोड़ी देर रुका था तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। यहां पर मार्केट आया, फिर से रिएक्ट किया, फिर से देखो ये मार्केट यहां पर रिएक्ट करता जा रहा है, यहां पर रिएक्ट करता जा रहा है। यहां पर क्या काम कर रहे हैं? रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, सपोर्ट काम नहीं करेंगे। डाउन ट्रेंड में आपको सपोर्ट नहीं देखना है, ये काम नहीं करते हैं। जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो मार्केट खुद बता सकता है वो कितना नीचे जाता है, कोई भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम खाली प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि मार्केट कहां तक जाएगा। तो जब भी डाउन ट्रेंड में है आपको सपोर्ट नहीं देखने हैं, जब भी अप ट्रेंड में है आपको रेजिस्टेंस नहीं देखने हैं। ठीक है, मार्केट के अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट देखने हैं, मार्केट के डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस देखने हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम करते हैं मार्केट चलो यार बहुत बढ़ गया, अब यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेगा, हम कोई भी लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां नहीं मिल रही तो पिछले दिन में देख लेंगे, यहां नहीं मिल
ली और पिछले दिन में देख लेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, कैसे भी करके हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई मार्केट बहुत बढ़ गया है, नीचे जाएगा। हालांकि इसके जाने का रीजन और था, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था ओवरऑल, इसलिए मार्केट रिएक्ट किया रेजिस्टेंस पे। पर हम क्या करेंगे, ट्रेंड को देखेंगे नहीं और हम रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लगाए जाएंगे, रेजिस्टेंस पे लगाए जाएंगे, वो मार्केट तोड़ता जाएगा, मार्केट तोड़ता जाएगा, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते जाएंगे। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ट्रेंड इज ए कॉन्टेक्स्ट और बिना कॉन्टेक्स्ट के हम ट्रेड नहीं करते, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते हैं, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया रोल हमारा ट्रेंड का। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ वॉल्यूम की। वॉल्यूम का रोल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो काम करता हूं, मेरे ज्यादातर ट्रेड्स वॉल्यूम के बेस पे होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एक लाई डिटेक्टर होता है, वॉल्यूम झूठ पकड़ लेता है। अब झूठ कैसे पकड़ता है, मान लो कि मार्केट ऐसे चल रहा था, है ना, मार्केट ने एक अपना रेजिस्टेंस तोड़ा, वॉल्यूम पे आपको दिखा कि भाई बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, राइट। तो आपको क्या लगा कि यहां पर मार्केट कंफर्म्ड ब्रेकआउट है, पर अगली ही कैंडल में मार्केट नीचे आया और फिर से बहुत अच्छा वॉल्यूम दिया। इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट जब बढ़ रहा था तो भी अच्छा वॉल्यूम था, मार्केट जब घट रहा है तो भी अच्छा वॉल्यूम है, मतलब कि ये फेक हो सकता है। तो वॉल्यूम हमारा कंफर्म करता है कि जब भी एक रेजिस्टेंस टूटता है या फिर सपोर्ट टूटता है, अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर चलने लगता है और तब भी वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो मतलब ये फेक हो सकता है। तो हमारा कंफर्मेशन क्या होगा वॉल्यूम से, अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता जा रहा है तो जब रिट्रेस करता है उसमें ओवरऑल रिट्रेसमेंट में ये जो ब्रेकआउट वाला ट्रेंड था, ये जो इंपल्स था, इससे वॉल्यूम कम आना चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में तो वॉल्यूम हमारा ज्यादा होना चाहिए, बट जब रिट्रेस करता है तो ओवरऑल वॉल्यूम हमारा कम होना चाहिए। वॉल्यूम आपको कंफर्म करता है कि वॉल्यूम से मार्केट का डायरेक्शन कंटिन्यूएशन होगा या नहीं होगा, राइट। तो जब भी आपको ब्रेकआउट देखना है या फिर सपोर्ट पे फेल हो रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको भी आप देख सकते हो। अब मान लो कि आपने सपोर्ट एक ड्रॉ किया है ना, ये मान लेते हैं यहाँ पे आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, अब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था और अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बहुत कम हो गया, ऐसे हो गया। इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है पर वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में टेक रिवर्सल फ्रॉम हियर। अगर यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा बड़ा आने लग जाए, मान लो बड़ा बड़ा वॉल्यूम आने लग जाए, मार्केट भले से ही मूव नहीं कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल मूव कर रहा है, पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेकडाउन। तो इससे हमें पता चलता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या नहीं होगा। वॉल्यूम इज ए लीडिंग इंडिकेटर। वॉल्यूम हमेशा आपको पहले ही बता देता है कि सपोर्ट ब्रेक होने वाला है या सपोर्ट ब्रेक नहीं होने वाला है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है या नहीं होने वाला है। आपने टेलीग्राम में भी देखा होगा, मैं किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक होने से पहले बता देता हूं कि मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है या यहां से रिवर्सल ले सकता है। आपने बहुत बार मेरे मैसेज देखे होंगे, मैं जब कहता हूं कि मार्केट में टेक रिवर्सल फ्रॉम हियर, अगर मार्केट यहां गिर रहा है तो या तो मार्केट वहां रुक जाता है या फिर मार्केट एक्चुअल में वहां से रिवर्सल ले लेता है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, वॉल्यूम ही डिसाइड करता है कि मार्केट वहां से किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वॉल्यूम को आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा हो गया रोल ऑफ वॉल्यूम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाली एक लाइन नहीं है, खाली एक जोन नहीं है, खाली एक ट्रेंड लाइन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। इसमें ट्रेंड इन्वॉल्व है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है, वीक और टेस्टेड लेवल इन्वॉल्व है, फ्रेश लेवल इन्वॉल्व है, साइकोलॉजी क्या होती है ये भी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप ये सब चीजें कंसीडर ही नहीं करते हो। आप बस लाइन ड्रॉ करना चालू कर देते हो, उन लाइन से आप सोचते हो मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, जबकि मार्केट यहाँ से तो ऊपर जाएगा। ऐसी सपोर्ट जब ड्रॉ करते हो मार्केट सोचते हो आप यहाँ रख करके ऊपर जाएगा, पर वो तो और नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आप सब चीजें इग्नोर कर रहे हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब क्या है इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। देखो हमने ट्रेंड देखा, अब हमें एक एक चीज करके देखते हैं। हमने क्या देखा, ट्रेंड। मान लो कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है और मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, राइट। और एक बार क्या आ रहा है, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, राइट। तो आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है कि किस केस में ये सपोर्ट टूटेगा, इस केस में टूटेगा या इस केस में टूटेगा? अगर आपका आंसर ये है कि भाई इस केस में टूटेगा तो आप बिल्कुल गलत हो। मार्केट का सपोर्ट टूटने की प्रोबेबिलिटी इस केस में ज्यादा है। जब एक फास्ट मोमेंटम होता है, राइट, तब मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि वो सपोर्ट तोड़ के नीचे चला जाएगा। इसका एग्जांपल सिंपल सा ये है, आप बहुत तेजी के स्पीड से भाग रहे हो, है ना,
और ये आपकी फिनिश लाइन है। अगर आपकी स्पीड इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीड से आप आ रहे हो, तो ये फिनिश लाइन से आप थोड़ा सा आगे निकल जाओगे। भले से आपको पीछे आना पड़े, पर आप पहली बार में तो आगे निकल ही जाओगे, राइट। और अगर आपकी स्पीड बहुत धीमी है तो आपको यहां पर ब्रेक मारने में, यहां पर रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से रुक जाओगे। सेम चीज मोमेंटम में होता है। मोमेंटम का इफेक्ट क्या होता है, भले से ही ये सपोर्ट स्ट्रांग है, पर अगर मार्केट बहुत बड़े मोमेंटम में बहुत तेजी से नीचे आ रहा है तो ये एक बार तो ये ब्रेक कर ही देता है। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि भाई ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम क्या आ रहा है, कि यहां से रिवर्सल लेगा या नहीं लेगा। पर मैंने आपको मोमेंटम का इफेक्ट बता दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मोमेंटम का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसी तरह से हम बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर साइकोलॉजी भी समझ लो। जैसे ही ये मोमेंटम तोड़ा तो यहां पर सेलर्स तो ऑलरेडी थे, नीचे जा रहा था मार्केट। जो बायर्स थे उनके भी स्टॉप लॉसेस यहां पर लगे हुए थे। अब जैसे ही मार्केट यहां तक आया, उनके स्टॉप लॉस कटने चालू हुए, तो मतलब जो बायर्स थे वो भी सेलर्स बन गए, और सेलर्स तो ऑलरेडी थे, तो मार्केट और तेजी से नीचे जाना चालू कर देगा। तो ये होता है मोमेंटम का इंपैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इन सब इंपैक्ट्स को देखते हैं। अब बात आई कि भाई कौन सा सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बन जाता है, कब सपोर्ट बन जाता है, हमें समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिला के देखो। अगर मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, राइट। अब ये रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनेगा, जब ये बहुत अच्छे वॉल्यूम से इसे ब्रेक करके यहां सस्टेन करेगा। मतलब कि रेजिस्टेंस कब बनेगा, मान लो ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे करके ये टेस्ट करने आया नीचे, अब टेस्ट करके फिर से वापस से ऊपर चल निकला और अच्छे वॉल्यूम से चलने निकला। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस था पहले, ये मेरा अब सपोर्ट बन गया, यहां से मार्केट सपोर्ट लेने लग गया। इसका रीजन क्या हुआ, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहले तो मैं ये बता देता हूं। मान लो ऐसे मार्केट ने ब्रेक किया, अब ब्रेकआउट में वॉल्यूम यहां पर बहुत ज्यादा था, राइट। जैसे ही मार्केट रिट्रेस कर रहा है, एकदम से वॉल्यूम घट गया, यहां पे वॉल्यूम घट गया, रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम घट गया, और जैसे ही मार्केट ने एक बार और ऊपर जाना चालू किया, वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जब भी मार्केट नीचे जा रहा है, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने में, पर जब मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, बायर्स इंटरेस्टेड है बाय करने में। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट में टेक सपोर्ट फ्रॉम हियर, नाउ द रेजिस्टेंस हैज बिकम द सपोर्ट, राइट। तो ये चीज हमारी यहां पर वैलिडेट होती है। इसी तरह से सपोर्ट के केस में मार्केट ने मान लो ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, अब ये रिट्रेस करना चालू कर रहा है, यहां तक आया, अब यहां से रिट्रेस करना चालू कर रहा है। यहां पर जो वॉल्यूम था, यहां तो बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम आ रहा था, राइट। अब इसके बाद इस वाली स्ट्रीक में जब मार्केट रिट्रेस कर रहा था, यहां पे वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब क्या है, बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर सेलर्स इतने ज्यादा हैं कि बायर्स बाय करके ऊपर प्राइस ले ही नहीं जा पा रहे हैं, है ना। यहां पर क्या होगा, मार्केट में टेक रेजिस्टेंस अगेन एंड फॉल बैक, मतलब जैसे ही फॉल बैक हुआ, मार्केट का वॉल्यूम और बढ़ने लगा तेजी से। तो इसको हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट यहां से वापस से नीचे जाएगा। तो आप देखते होंगे टेलीग्राम में मैं कभी कभार इस पर पिवट पर या फिर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे वापस से एंट्री कर लेता हूं या वापस से क्वांटिटी बढ़ा लेता हूं। इसका रीजन यही होता है, देखो वॉल्यूम को मैंने बताया ना, लाई डिटेक्टर है ये झूठ पकड़ लेता है। इस पर इतना ध्यान दो जितना आप प्राइस पर भी ध्यान नहीं देते। प्राइस खाली आपको दिखाता है कि भाई कहां है मार्केट, वॉल्यूम एक्चुअल में हिडन डिटेल्स बताता है कि भाई वॉल्यूम से हम ये पता कर सकते हैं मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम का रोल इसमें बहुत ज्यादा आता है, कब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया या फिर कब रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है। एक चीज हमारी रह गई, रोल ऑफ टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम का क्या रोल है, मान लो आप 5 मिनट पे देखते हो या 1 घंटे पे देखते हो या 1 डे पे देखते हो, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे बजाय छोटे टाइम फ्रेम के, राइट। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपके हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए या फिर रिएक्ट ना करें, कुछ हो, बट बड़े टाइम फ्रेम पे आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं उनको आप ड्रॉ करके रखो। जब भी मार्केट धीरे 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 करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, तो जो बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस हैं वो आपको वहां से मार्केट करेक्ट होता दिखाई देगा। अब ये जो करेक्शन है हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे जरा सा दिखाई दे, बट छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो ये बहुत बड़ा मूव होगा एक्चुअल में। तो हमेशा याद रखना, टाइम फ्रेम के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताई थी फ्रेश लेवल्स हमेशा काम नहीं करते। अब टाइम फ्रेम को समझने के बाद, है ना, अब हमें समझ में आएगा हर फ्रेश लेवल काम क्यों नहीं करता है। उसका रीजन ये है, छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि इसने ये फ्रेश लेवल मारा है, पर बड़े टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि ये बहुत बार टेस्ट हो चुका हो, राइट। तो इसलिए ये स्ट्रांग नहीं है, यहां से मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, राइट। तो हमेशा याद रखो फ्रेश लेवल हमेशा क्यों नहीं काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो बड़े टाइम फ्रेम पे टेस्ट हो चुके हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा कि वो टेस्ट तो नहीं हो चुका है। अगर वो टेस्ट हो चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा वीक है, आपको उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। आपने देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग डे पे जब फ्राइडे था तो मैंने आपको बताया था कि भाई यहां से लेके यहां तक मैं श्योर था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मुझे पता था बड़े टाइम फ्रेम पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये मेरे फ्रेश लेवल्स हैं। इसलिए मैं यहां पर आराम से बैठा था। यहां पर छोटे मोटे लेवल्स बना भी देगा तो उन्हें तोड़ता हुआ वो ऊपर चलता चला जाएगा, इसीलिए मैं श्योर था यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से मेरे फ्रेश लेवल्स हमेशा काम नहीं करते और ये जरूरी नहीं है कि वो काम ना ही करें, है ना। यहां पर जैसे फ्रेश लेवल्स बना रहे थे फिर भी वो वीक थे। क्यों, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं था कोई, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस बना भी रहा था तो वापस से तोड़ दे रहा था, फिर से बना रहा था तो वापस से तोड़ दे रहा था, क्योंकि इसे तो यहां तक जाना है ना, यहां पर रिएक्ट करना है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम तो कह रहा है आजा यहां तक आजा। ये क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। मैंने आपको लिक्विडिटी वाले वीडियो में बताया था, लिक्विडिटी क्या करती है, प्राइस को अपने ऊपर अपने पास अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए प्राइस यहां पहुंचता है और यहां पहुंचने के लिए वो छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे सपोर्ट बनाते, पर वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो कोई रेजिस्टेंस उसे दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो इस तरह से हमारा रोल ऑफ टाइम फ्रेम आता है और उसके बेसिस पे हम फ्रेश लेवल्स को तवज्जो देनी है या नहीं देनी है ये डिटेक्ट करते हैं, राइट। दोस्तों वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो ये जो 12, 13, 14 ये 3 चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भाई हमारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से होते हैं जो हमेशा काम करते हैं। मतलब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ कर दिए तो मार्केट यहां पर रिएक्ट करेगा ही करेगा, चाहे कुछ हो जाए। इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा, उसको आप याद कर लेना और जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो वो फॉर्मूला लगा देना और उस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप्स कैसे बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, और इनको हम कैसे अवेल कर सकते हैं ट्रेडिंग में, इनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उस डायरेक्शन में ही ट्रेड ले सकें। मान लो हमें ट्रैप मारना है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, तो इस ट्रैप को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर हमें पता चल जाए कि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट ट्रैप है तो हम यहाँ पर नीचे की एंट्री ले लेंगे, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते पे जरूर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं, इनको भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।